नमस्कार साथियों, कोट्स एक्सप्लेन्ड के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम चर्चा करते हैं एक उद्धरण पर, और आज हमने जिस उद्धरण को चर्चा के लिए चुना है उस उद्धरण को यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के निबंध पत्र में एक विषय के रूप में पूछा भी गया है, और वह उद्धरण है Poets are the unacknowledged legislators of the world, जिसका हिंदी अनुवाद है कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। अब इस अनुवाद में थोड़ी सी मुश्किल आती है कि विधायक होते हैं और अनधिकृत रूप से में, मगर यह अनुवाद भी कोई बहुत खराब अनुवाद नहीं कहा जा सकता है। खैर, कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं, इसका सामान्य अर्थ हुआ कि कवि इस संसार की निर्मिति में, इस सभ्यता की निर्मिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु वह अनएक्नॉलेज्ड है, परंतु वह उसे पहचान नहीं प्राप्त है। इसका अनुवाद यहां अनधिकृत कर दिया गया। अनधिकृत और अनएक्नॉलेज्ड में काफी अंतर है, तो हम अनएक्नॉलेज्ड की बात करेंगे कि कवि जो हैं संसार के लेजिस्लेटर्स यानी विधान निर्माता तो हैं, परंतु वे अनएक्नॉलेज्ड हैं। अब यहां पर दो तीन बातें आती है। पहली बात यह कि कवि संसार के विधान निर्माता हैं, लेजिस्लेटर्स। दूसरी बात, विधान निर्माता तो हैं, परंतु उन्हें उस विधान निर्माता की पहचान नहीं है, वे अनएक्नॉलेज्ड। तो मूल रूप से यह कथन अंग्रेजी के कवि हुए शेली, रोमांटिक दौर के, वो 19वीं सदी के कवि हैं शेली, उनके एक निबंध से यह कथन उठाया गया है। उनके निबंध का शीर्षक था द डिफेंस ऑफ द पोएट्री। तो हम उस निबंध में भी नहीं जाएंगे, और हम शेली ने क्या व्याख्या की और उसके क्रिटिक ने क्या व्याख्या की उसमें भी नहीं जाएंगे। हम मोटा माटी तौर पर इस उद्धरण को समझते हैं। इस उद्धरण को समझने के लिए हम इसे दो तीन खंडों में बांट लेते हैं। पहला, कि क्या कवि वास्तव में इस दुनिया के विधान निर्माता, इस दुनिया के विधायक हैं, और अगर हां तो किस प्रकार, और अगर नहीं तो किस प्रकार, उसके पीछे के तर्क क्या है। दूसरा खंड, कि अगर कवि दुनिया के विधि निर्माता, विधान निर्माता हैं भी, तो वे अनएक्नॉलेज्ड क्यों हैं, उन्हें विधान निर्माता होने का पहचान क्यों नहीं प्राप्त है, यदि वे हैं। और यह घोषित रूप से शेली कह रहे हैं कि वे विधि निर्माता हैं परंतु अनएक्नॉलेज्ड, तो वे विधि निर्माता किस प्रकार हैं। तो कवि पे बात करने से पहले हम कवि होने की प्रक्रिया पर बात करते हैं, यानी कविता पर बात करते हैं। कविता क्या है? कविता का जन्म कैसे हुआ, और कविता में किन गुणों की जरूरत होती है। और कविता पर बात करने से ज्यादा हम ये बात करेंगे कवि होने के लिए किन गुणों की जरूरत होती है।
कविता को लेकर जो मूल बात आती है वह यह कि एक कवि होने के लिए या एक कविता में 4 कारकों का होना अनिवार्य माना जाता है। पहला इमेजिनेशन, कल्पना। दूसरा इमोशंस, भावनाएं। तीसरा रीजनिंग, लॉजिक, आर्गुमेंट, तर्क। और चौथा जो जिसे बहुत जरूरी कई बार नहीं भी समझा जाता है वह है इंट्यूशन, यानी अंतःज्ञान, प्रत्यभिज्ञान। तो अगर किसी व्यक्ति में ये 4 गुण हैं तो वह कवि हो सकता है, और किसी भी कविता में ये 4 गुण भी दिखने आवश्यक हैं। ये 4 गुण क्यों दिखने चाहिए या ये 4 गुण क्यों होने चाहिए? तो इन 4 गुणों में हर दौर के कवि अलग अलग गुणों को अलग अलग तरीके से महत्व देते हैं। जैसे जो रोमांटिक दौर के कवि हैं या हमारे यहाँ छायावादी दौर के जो कवि हैं, वे कविता में भावना को विशेष महत्व देते हैं। हमारे साहित्य में भी भावना को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो पहली कविता जो जन्मी, जो आदि कवि वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है कि पहली कविता जो जन्मी वह भावना से जन्मी। जब आदि कवि वाल्मीकि एक क्रोंच और क्रोंची को प्रेम में मगन देखते हैं और कोई शिकारी उस प्रेमी जोड़े को अपने बाण से बेधता है, और जब क्रोंची विलाप करती है तो वाल्मीकि उसे देखकर द्रवित हो जाते हैं, और वहीं से वह पहला श्लोक फूटता है कि मां निषाद प्रतिष्ठां त्वगमः शाश्वती समाः, यानी हे निषाद, तुम्हें अंत तक प्रतिष्ठा न प्राप्त हो। तुमने जो कर्म किया है, तुमने जो काम किया है, उसके लिए तुम अंत तक प्रतिष्ठा के काबिल नहीं हो। तो हमारे यहां भावना को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकलकर आंखों से कविता, चुपचाप बही होगी अनजान। तो भावना एक जरूरी हिस्सा कविता का माना जाता है, और भावना में कई तरह की भावनाएं आती हैं। यह जरूरी नहीं है कि कवि के लिए वियोगी होना ही आवश्यक हो, या कवि के लिए दुखी होना आवश्यक हो, या करुण दृश्य हो तभी कवि कविता कर सकता है। कवि क्रोध की स्थिति में भी कविता कर सकता है, कवि खुशी की स्थिति में कविता कर सकता है, हास्य की स्थिति में कर सकता है, भय की स्थिति में कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ 9 रस माने गए हैं काव्य के। तो कविता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भावना है। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा भावना के साथ जो अधिकांश काव्यशास्त्री मानते हैं वह है तर्क। माना जाता है कि अगर कोई कवि केवल भावना के आधार पर कविता करे तो अगर उसमें तर्क का समावेश न हो तो कविता एक धरातल को पकड़ती हुई या फिर एक आधार बनाती हुई नहीं चलती है, बल्कि उसमें तर्क दोष और उसमें एक निरंतरता का अभाव मिलेगा। भावनाओं का अतिरेक होना परंतु उसमें तर्क का अभाव होना वह इसी तरह है कि जैसे बाढ़ का पानी या समुद्री तूफान या सुनामी की ऊर्जा, जिसमें
ऊर्जा तो बहुत है, परंतु उसमें दिशा नहीं है। तो अगर भावनाओं के साथ तर्क की दिशा मिल जाए तो जो ऊर्जा रूपांतरित होगी वह काव्य है। लेकिन केवल भावना और तर्क भी काव्य कवि होने के लिए काफी नहीं। इसके साथ साथ कल्पना का होना बहुत जरूरी है। कल्पना क्या है? कल्पना एक ऐसी मनस्थिति या ऐसी स्थिति जब कोई व्यक्ति किसी स्थिति को किसी अन्य स्थिति के साथ जोड़कर या बिना जोड़े हुए भी एक अलग तरीके से, एक अलग स्तर पर सोच सकने में सक्षम हो, वह कल्पना है। कल्पना में अक्सर कवि किसी ऐसी चीज से, किसी ऐसी स्थिति से तुलना करता है जिसके बारे में उसे अनुभव है। अब जैसे कोई अपनी प्रेमिका की सुंदरता की तुलना चांद से करे, कोई बादल के चलने को या बादल के आसमान में उमड़ने को इस तरीके से देखे कि कोई नटखट बच्चा आसमान में टहल रहा हो। तो यह एक कल्पना है। और यह भी हो सकता है कि कल्पना का कोई दो चीज में, दो स्थितियों में तुलना न भी हो। तो ये तीनों जब कारक जुड़ते हैं तो जिस पृष्ठभूमि का निर्माण होता है, तो जिस स्थिति में जो अभिव्यक्ति होती है वह काव्य है। जैसे जैसे कल्पनाओं में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है जो मुझे याद आ रही है कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो अब मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, अब ये जो बादलों का मानवीकरण है, इस तरह बादलों को लेकर इस तरह की कल्पना कि कोई बालक या कोई युवक या कोई युवती बंठन के सवर के इठलाते हुए चला आ रहा हो, यही कल्पना का मूल है। और अब आगे आगे नाचती गाती बयार चली, और आगे आगे हवाएं नाचती गाती चल रही हैं। यह सोच पाना, इस स्तर पर सोच पाना कि मेघ या बादल बंठन के सवर के आ रहे हैं, वो बारात में दूल्हे की तरह, और आगे आगे नाचती गाती बयार चल रही है बारातियों की तरह। तो जो दूल्हे से या बारातियों से अगर बादलों की तुलना की जा रही है तो यही कल्पना है। इसे ही साहित्य में उपमा, रूपक, अलंकार आदि शब्द दे दिए जाते हैं। तो एक कवि के पास तीन चीजें आवश्यक हो गई: कल्पना, तर्क, भावना। एक आखिरी चीज जो बताई जाती है एक कवि होने के लिए जरूरी है, वह इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। एक कवि को कई बार ऐसी चीजें भी
पता होती हैं और ऐसी चीजों की भी वह इमेजिनेशन कर सकता है। ऐसे उसकी कल्पना शक्ति में इतनी ऊर्जा होती है कि वह उन चीजों का भी आभास कर सकता है जो चीजें अभी घटित नहीं हुई हो या जो चीजें घटित हो सकती हो या जो चीजें घटित हो गई हो मगर उनका हमें सामान्य रूप से पता नहीं है। तो एक कवि के पास ये 3-4 क्षमताएं होनी बहुत जरूरी होती हैं और इन 3-4 क्षमताओं के साथ जब कोई कवि अभिव्यक्ति करता है तो वह उत्तम काव्य कहलाएगी और वह उत्तम कवि कहलाएगा। और कवि होने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। अब सवाल आता है कि जब ये 4 चीजें किसी के पास हों, कल्पनाएं, भावना, तर्क और अंतर्ज्ञान, तो इन 4 गुणों से कोई व्यक्ति दुनिया की एक कल्पना या दुनिया को एक नजरिया, एक दृष्टिकोण दे सकता है और उस दृष्टिकोण में उसकी इमेजिनेशन होगी, तर्क भी होगा, भावनाएं भी होगी और इंट्यूशन भी होगा। तो कवि दुनिया का विधि निर्माता होता है। वह इस अर्थ में विधि निर्माता होता है कि दुनिया की सभ्यता को जिसने सबसे पहले पहचाना होगा और जिसने सबसे पहले दुनिया की सभ्यता को समझा होगा, निश्चित ही उसके पास ये 4 गुण होंगे। तभी दुनिया की सभ्यता को या दुनिया की सुंदरता को वह पहचान सका होगा, वह एक दिशा दे सका होगा। अगर किसी भी व्यक्ति में ये 4 गुण ना हो और दुनिया की सभ्यता की शुरुआत हुई हो या सभ्यता अपने शुरुआती दौर में हो, और सोच कर देखिए कि अगर किसी व्यक्ति में ये 4 गुण ना हो तो वो सभ्यता को कैसे यह बता सकता है कि यह सभ्यता या सभ्यता की यह अवधारणा या सभ्यता की यह दिशा बेहतर है या दुनिया इतनी सुंदर है या दुनिया इतनी बुरी है, दुनिया में यह विशेषता है। तो पहला कोई व्यक्ति ऐसा ही हुआ होगा जिसने दुनिया की सुंदरता की पहचान की होगी, दुनिया में सभ्यता की खोज की होगी, दुनिया में सभ्यता की नींव रखी होगी। उसके पास निश्चित ही ये 4 गुण होंगे और जिनके पास ये 4 गुण होंगे वह निश्चित ही कोई कवि होगा। इस तरह दुनिया के जो विधायक हैं या दुनिया का जो विधि निर्माता है, दुनिया का जो निर्माता है, जो सभ्यता का निर्माता है, वह निश्चित ही कोई कवि है। लेकिन सवाल है कि दुनिया का विधि निर्माता कवि है मगर वह अनएक्नॉलेज्ड क्यों है? वह अनएक्नॉलेज्ड, क्या वह अनएक्नॉलेज्ड है भी? निश्चित ही वह अनएक्नॉलेज्ड है, क्योंकि हमने आज तक इस दृष्टिकोण से कभी नहीं देखा कि कवि भी दुनिया का विधि निर्माता या विधायक हो सकता है। कवि दुनिया की हर सभ्यता के पीछे की प्रेरणा है, मगर जो सभ्यता बनती है उसके प्रत्यक्ष में कवि नहीं है, इसलिए वह अनएक्नॉलेज्ड है। कवि दुनिया के हर युद्ध के पीछे के गान का उद्घोषक है, मगर जो युद्ध लड़े जा रहे हैं उसमें कवि नहीं है, इसलिए कवि अनएक्नॉलेज्ड है। मगर उस युद्ध के गान के पीछे जो व्यक्ति खड़ा है, युद्ध का जो उद्घोषक है, युद्ध में जो ऊर्जा भरने वाला है, वो कवि है। जो परोक्ष रूप से प्रेरणा दे रहा है वह कवि है, परंतु प्रत्यक्ष में हम कवि को नहीं देखते, इसलिए कवि अनएक्नॉलेज्ड है। कवि
दुनिया की सभ्यता को दिशा दे रहा है। कवि दुनिया की सभ्यता को नई अवधारणा दे सकता है, मगर जैसे अवधारणा निर्मित होती है और उस पर दुनिया चल पड़ती है, तो दुनिया के चलने के तरीके नजर आते हैं, दुनिया चलती हुई नजर आती है, मगर उसके पीछे के जो प्रेरणा स्रोत हैं वह कहीं गौण हो जाता है, इसलिए वह अनएक्नॉलेज्ड है। और वह अनएक्नॉलेज्ड कौन है? वह कवि है। इसलिए शेली कहते हैं कि इस दुनिया का विधि निर्माता कवि है, मगर वह अनएक्नॉलेज्ड है। पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यह बात तो ठीक तरीके से साबित हो रही है, परंतु थोड़ी सी आलोचना की दृष्टि से देखें तो इसमें थोड़ी अतिशयोक्ति भी है। अब कवि में ये 4 गुण होने ही चाहिए, या कविता में यही 4 गुण होने चाहिए, ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई ठोस सिद्धांत तो बना नहीं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कवि है उसमें ये 4 गुण हैं, और जिसमें ये 4 गुण हैं वो कवि है। हो सकता है कि किसी वैज्ञानिक में भी ये 4 गुण हो, कि वह अच्छी कल्पना करता हो, तर्क उसके पास अच्छे हो, भावनात्मक रूप से वो बेहतर हो, और उसमें इंट्यूशन भी हो, तो वह वैज्ञानिक भी हो सकता है। ये एकदम जरूरी नहीं है कि वह कवि हो। और जो कवि है उसमें जरूरी नहीं है कि कल्पना भी हो, तर्क भी हो और भावना भी हो। कई बार जैसे टी.एस. इलियट और अज्ञे जैसे कवि, इन्होंने तो कविता में भावना की अवधारणा को खारिज कर दिया। इन्होंने अज्ञे की कविता है कि सुनो कवि भावनाएं नहीं है सोता, भावनाएं खाद हैं केवल, जरा उनको दबा रखो, जरा सा और पचने दो, ताने और तचने दो। तो कवि खुद भावनाओं के विरोध में है, तो यह जरूरी नहीं है। और कई बार जो रोमांटिक एरा के या जो छायावादी दौर के जो कवि हैं वो भावना को ही महत्व देते हैं, और किसी कवि में अगर केवल भावना हो या भावना और कल्पना हो या तर्क और कल्पना हो, तो वह दुनिया का विधि निर्माता किस प्रकार हो सकता है? अगर केवल भावना और कल्पना हो और उसमें तर्क ना हो तो वह विधि निर्माता नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके विधान में तर्क का अभाव रहेगा। उसमें जो एक सात्यता होनी चाहिए बस उस सात्यता की कमी मिलेगी। तो यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। पहली चीज तो यह कि यह जरूरी नहीं है कि कवि में ये 4 गुण हो, और ये 4 गुण किस आधार पर बनाए गए हैं इसका भी कोई ठोस कारण या ठोस वजह नहीं समझ आता। दूसरा, कविता का कोई ऐसा इतिहास भी हम नहीं समझते जिसमें यह कहते कि पहली कविता वह हुई होगी जिसे आदि कवि वाल्मीकि ने कहा होगा। हो सकता है उससे भी पहली कुछ कविता बनी हो सकता है कि माँ ने जब बच्चों को लोरियां गाकर सुनाया होगा या बच्चों को लोरियां गाकर सुलाने की कोशिश की होगी, तो पहली कविता वह हुई होगी। तो पहली कविता क्या बनी यह किसी को पता नहीं। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि पहली कविता या कविता वह है जिसमें ये गुण हो, या फिर कविता पहली बार भावनाओं से ही उपजी होगी या आह से उपजा होगा। ऐसा हम कोई इतिहास नहीं बता सकते कविता को लेकर। यहां तक कि प्लेटो जैसे दार्शनिक जिन्होंने द रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की बात की है, वे तो कवि को पूरी तरह से खारिज करते हैं। उन्होंने तो लिखा है कि एक आदर्श राज्य में कवि की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वे तो यहां तक कहते हैं कि ये कवि जो होते हैं वे लोगों को, युवाओं को पथभ्रष्ट करते हैं, मतिभ्रष्ट करते हैं। इनको राज्य में रहने का स्थान नहीं होना चाहिए।
नीत्शे ने कहा है कि कवि और जादूगर मक्कार होते हैं। कवि बुरी चेतना लेकर आता है और जादूगर बुरा विज्ञान। तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि कवि ही दुनिया का विधाता है या कवि ही दुनिया का विधान निर्माता है? तो खैर, अंतिम रूप में हम यह कहेंगे कि यह कहना भी कि कवि ही दुनिया का विधान निर्माता है मगर वह अनएक्नॉलेज्ड है, यह भी अतिशयोक्ति है। और इस बात को पूरी तरह से खारिज कर देना कि कवि का इस सभ्यता में कोई योगदान नहीं है या उसे आदर्श राज्य से बाहर कर देना चाहिए, यह भी दूसरा सिरा है, अति का दूसरा सिरा है। जो दुनिया के विधान निर्माता रहे हैं, जिनमें वैज्ञानिक, कानून निर्माता, जिनमें दार्शनिक, जिनमें चिंतक, जिनमें साधक, ये सारे लोग जो दुनिया के विधान या सभ्यता को निर्मित करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन सभ्यता के निर्माताओं में से कवि भी एक महत्वपूर्ण निर्माता है। और वह कितना अनएक्नॉलेज्ड है। आप अगर एक व्यक्ति को एक्नॉलेजमेंट करना चाहेंगे कि केवल कवि ही दुनिया का विधान निर्माता है, तो निश्चित रूप से वह अनएक्नॉलेज हो जाएगा। तो अगर हम सबको उतना ही स्थान देंगे तो उसमें एक स्थान कवि का भी अवश्य आएगा। तो अंत में हम यही कहेंगे कि दुनिया के विधान निर्माताओं में, दुनिया के विधायकों में कवि भी एक विधायक है और उनका भी पहचान, उनकी भी एक्नॉलेजमेंट उतनी ही है या उतनी ही होनी चाहिए जितना अन्न की है। अन्न से हमारा यहां तात्पर्य वैज्ञानिक, दार्शनिक, चिंतक आदि से है। उम्मीद है कि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी। आगे हम फिर ऐसे किसी उद्धरण के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।